वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 2 में साइंस के लिए, जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के सारे टॉपिक अच्छे से मैराथन के थ्रू कवर करा दिए हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट के लिए फ़िज़िक्स की मैराथन, जिसमें हम फ़िज़िक्स के जो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में डिफ़ाइन किए गए हैं, उनको मैं आपको अच्छे से मैराथन के थ्रू जल्दी से जल्दी कवर अप करा दूँगी। और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पर तो खाली ऊर्जा लिखा है, लेकिन ये पूरा टॉपिक होता है कार्य, जिसमें आपका कार्य भी आता है, शक्ति भी आता है और ऊर्जा। और यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर और आपका एनर्जी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फिजिक्स का। इस टॉपिक को अच्छे से देखें, समझें। पूरे चांसेस हैं कि यूपी टेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं क्या होता है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप एंड तक देखें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। शेयर सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि आप ही का सपोर्ट चाहिए और आप शेयर कर दें, ताकि देखिए साइंस की बहुत ज़्यादा नीड है स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा। और साथ में क्या करें, आप अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले समझेंगे कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। आप बहुत सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में कि आज मैंने इतना कार्य किया, आज मैंने ये किया। तो कार्य बेसिकली है क्या? कार्य होता है जब आप किसी वस्तु पर, मैं सिंपल समझाती हूँ, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, और बल लगाने से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, उसकी पोजीशन में चेंज होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो उसने दूरी तय की और आपने जितना बल लगाया, जितनी फोर्स लगाई, वो दोनों ही मिलाकर क्या हो गए, आपका कार्य हो गया, आपका वर्क हो गया। कि आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट जितना दूर चला गया, वही क्या है, आपका कार्य है, वर्क है। सिंपल। साइंस में हम उन सब कारणों को कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं, जिनमें किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, और उसके साथ जब वस्तु की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, तो समझ लीजिए आपने कोई कार्य किया है, वर्क किया है उस वस्तु पर भी और खुद पर भी। देखिए दो तरह से वर्क होगा। एक तो वर्क होगा जो आप ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट पर वर्क तभी होगा जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है और आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स, बल लगाए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा उस ऑब्जेक्ट पर कोई कार्य आपने नहीं किया, लेकिन आपने अपने ऊपर कार्य कर लिया। अपने ऊपर कार्य कैसे कर लिया? क्योंकि आप ज़रूर आगे पीछे हुए होंगे बल लगाने में, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा, थोड़ा सा विस्थापन किया होगा, और जिसकी वजह से आप जो है अपनी बॉडी पर कार्य करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं खिसक रहा है बल लगाने पर भी, तो उस ऑब्जेक्ट ने कोई कार्य नहीं करा। तो बेसिकली यहाँ से बात ये निकल कर आती है, जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और एक उसने कितनी दूरी कवर की जब आपने फोर्स लगाया। अगर आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, और उसने कोई दूरी कवर नहीं की, तो उस ऑब्जेक्ट ने कोई भी कार्य नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है, वो आपकी ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से जो कार्य है उस ऑब्जेक्ट पर वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितनी अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, कार्य भी उतना अधिक होता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। सिंपल वही बात कह रहा है, जितनी ज़्यादा मैं फोर्स एक्सर्ट करूँगी किसी ऑब्जेक्ट पर, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा दूरी वो तय करेगा, या फिर उसकी पोजीशन चेंज होगी। चाहे आप उसे गोल घुमा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए,
पोजीशन चेंज का मतलब है उस वो ज़रूर हिले, है ना, या तो वो गोल घूम रहा है, कुछ भी तरह से वो ऑब्जेक्ट जो है हिले, है ना। तो जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा पोजीशन में चेंज करेगा, और जब ज़्यादा पोजीशन में चेंज करेगा तो सीधा सा मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा आपने ज़्यादा कार्य किया, आपने ज़्यादा वर्क किया। और इसी स्थिति से, इसी कंडीशन से वर्क का फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ गया, और वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वर्क क्या है आपका, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और साथ में किसका गुणनफल है कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हैं जब आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों का गुणनफल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दूरी, फोर्स और दूरी का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वही आपका क्या है, वर्क है, कार्य है। तो समझ में आया कार्य क्या है, वर्क क्या है, कि जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ और जितनी दूरी तक या जितनी उसकी पोजीशन में चेंज कर रही हूँ वही मेरा वर्क है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ गया, और जब वर्क का फॉर्मूला आ गया तो अब हम इसका ऐसा यूनिट जो इसका मात्रक है वो हम बता सकते हैं। देखिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट या दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वर्क का मात्रक, वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, जूल। तो याद रखिए एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वर्क का एसआई यूनिट एक तो न्यूटन मीटर होता है, एक आपका जूल होता है, और एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में भी वर्क का यूनिट होता है जिसे हम सीजीएस बोलते हैं, वो होता है आपका अर्ग। और याद रखेंगे एक जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्क का यूनिट नहीं है। तो वर्क के 3 यूनिट, कार्य के 3 यूनिट मैंने आपको बता दिए। एक तो हो गया आपका न्यूटन मीटर, दूसरा क्या हो गया आपका जूल, और तीसरा आपका क्या हो गया, अर्ग। तो ये तीनों जो हैं आपके वर्क के ही, कार्य के ही यूनिट हैं। और एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है, एक जूल किसके बराबर होता है, एक जूल आपके 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब 2 चीज़ें यहाँ पर होंगी जो आपको समझनी है कि देखिए अभी क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट था, है ना, सपोज़ मैं उसको धक्का दे रही थी, उस पर फोर्स लगा रही थी, और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो कुछ दूरी, डिस्टेंस भी उसने कवर कर लिया, और आपने फोर्स भी लगाया। और जब फोर्स और डिस्टेंस दोनों आ जाते हैं इसका मतलब आपने क्या किया, आपने वर्क किया। लेकिन अब वही सिचुएशन आती है कि किस केस में वर्क जो है वो आपका ज़ीरो होगा। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट रखा है और मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, और ये खिसक ही नहीं रहा है। तो इस केस में जब मैं फॉर्मूले में रखूँगी वर्क निकालने के लिए कि मैंने कितना कार्य किया, तो सपोज़ मैंने फोर्स तो 10 न्यूटन की लगाई, तो फोर्स तो मैं 10 रखूँगी, लेकिन ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, इसने कोई दूरी ही तय नहीं करी, ये हिल ही नहीं रहा है। तो उस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो मेरा टोटल वर्क है, जो टोटल कार्य है, वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। कहने का मतलब अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है आपके फोर्स लगाने पर, तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने कोई वर्क नहीं किया है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो क्या दीवार की स्थिति जो है वो बदलती है, क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज हो जाता है, नहीं, वो तो स्थिर रहती है। इसका मतलब क्या होगा, तो उस व्यक्ति द्वारा दीवार पर किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। लेकिन शून्य क्यों हुआ, क्योंकि वो जो है दीवार वो तो गति नहीं करी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने ऊपर कार्य कर लिया होगा। क्यों, क्योंकि जब वो दीवार को धक्का दे रहा था तो कहीं ना कहीं वो तो आगे पीछे हो रहा है, और जब वो आगे पीछे हो रहा है तो वो तो कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने ऊपर तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो दीवार जो है उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा। तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो बताइए उसमें उसने दीवार पर कितना वर्क किया, तो उस केस में
वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द वॉल विल बी ज़ीरो। उस केस में जो उसने वर्क किया दीवार पर वो ज़ीरो होगा, लेकिन व्यक्ति द्वारा खुद पर शरीर पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि दीवार को धक्का देने के दौरान व्यक्ति ने ऊर्जा का प्रयोग किया, जिसके कारण उसकी मांसपेशियों में खिंचाव हुआ और उसे थकान महसूस होगी। बट द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन हिज बॉडी विल नॉट बी ज़ीरो बिकॉज द पर्सन यूज एनर्जी वाइल पुशिंग द वॉल विच कॉज हिज मसल्स टू स्ट्रेच एंड ही फेल टायर्ड। वही चीज़ हुई है, उसने उस दीवार पर तो कोई वर्क नहीं किया, लेकिन अपनी बॉडी पर वर्क किया है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब आप हिले तो उनकी पोजीशन में चेंज हुआ, और जब उनकी पोजीशन में चेंज हुआ और आपने बल भी लगाया, फोर्स भी लगाया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपने अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर लिया, कार्य कर लिया। तो ये सारी बात क्लियर हुई, वर्क समझ में आ गया। पूरा डिपेंड कर रहा है किस पर, आप कितनी पोजीशन चेंज हो रही है और साथ में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं। अब देखिए एक सिचुएशन और आती है। अब क्या होगा, आप फोर्स लगाएंगे किसी और दिशा में, और जो दूरी है वो किसी और दिशा में तय होगी, तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला जो है वो भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पर पहले हम एक चीज़ समझते हैं, वर्क जो होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। क्योंकि देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, विस्थापन। फोर्स भी आपकी क्या है, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये भी आपकी एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो आपके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जो फिजिक्स में वैल्यू होती है, जैसे 10 न्यूटन मैंने बोला तो वो मैग्नीट्यूड है। तो फिजिक्स में जो वैल्यूज़ को हम बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है तो वो आपकी स्केलर नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो फोर्स हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश राशि हैं। और जब दो सदिश राशि का गुणनफल होता है तो उनका रिजल्ट जो निकल कर आता है वो आपका क्या होता है, वो स्केलर होता है, वो अदिश होता है। तो वर्क जो है वो आपकी एक अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और अदिश राशि वो होती हैं जो खाली डिपेंड करती हैं किस पर, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर, सिर्फ वस्तु की वैल्यू पर, ना कि उसकी दिशा पर। तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। तो वर्क भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए अब एक सिचुएशन और समझिए कि जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बच्चा, ये जो भी आदमी है वो क्या कर रहा है, ये देखिए फोर्स तो इस दिशा में लगा रहा है क्योंकि इसको उसको खींचना है, तो वो फोर्स तो कुछ इस तरह से लगा रहा है ताकि वो आगे को बढ़े, और लेकिन जो वस्तु है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि फोर्स तो वो नीचे लगा रहा है, बल तो वो नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, वो सीधी दिशा में हो रहा है, वस्तु सीधी जा रही है ना, और लेकिन वो बल टेढ़ा लगा रहा है। तो उस केस में एक एंगल बन जाता है थीटा, और उसके द्वारा फिर किया गया वर्क जो कार्य होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस। यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा होगा वो एंगल होगा, वो कोण होगा जो बताएगा क्या, कि जिस दिशा में वो फोर्स लगा रहा था, बल लगा रहा था, और जिस तरह से वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसके बीच का जो एंगल है वही आपका थीटा होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे दे और फिर आपसे वर्क निकालने के लिए पूछे, तो वहाँ पर फोर्स भी दे सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी देगा और साथ में थीटा एंगल भी देगा। तो आप वहाँ पर भी कार्य जो वर्क है वो बता सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स इंटू एस। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, दूरी है, और ये कॉस थीटा जो होगा वो कोण होगा जो फोर्स और डायरेक्शन के बीच का कोण होगा। तो दो फॉर्मूले होगा यहाँ पे वर्क के, एक तो आ गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉस थीटा कब आ गया, जब जो है वर्क अलग दिशा में जा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है वो दूसरी दिशा में हो रहा है, तो उस समय वो एक एंगल बन जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इस एंगल बनने के केस में भी जो आपका फोर्स है, वर्क है, वो आपका ज़ीरो होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। इसको सीधा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक कुली है, वो अपने सिर पर एक बक्सा रखकर चल रहा है ना। तो
अब वो जा तो ऐसे रहा है, ठीक है, और बक्सा रोकने के लिए उसको फोर्स कहाँ लगानी पड़ रही है, ऊपर की तरफ, है ना। फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है बक्सा को रोकने के लिए, लेकिन वो चल कहाँ रहा है, सीधा रहा है स्टेशन पर। तो अगर मैं पूछूं उसने उस बक्से पर कितना कार्य किया, तो आप कहेंगे उसने उस बक्से पर कोई कार्य नहीं किया। उस केस में वर्क डन बाय द कूली ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी ज़ीरो, क्योंकि उसने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं किया, वो तो उसके सिर पर रखा है, रखा ही है, तो उस ऑब्जेक्ट ने थोड़ी कोई कार्य किया, वो तो वहीं रखा रहा, उसने कोई दूरी तय नहीं की। तो उस केस में उस व्यक्ति, उस कुली द्वारा उस बॉक्स पर किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, लेकिन खुद पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि खुद तो वो सीधा जा रहा है और खुद के चलने के लिए भी एक वो फोर्स लगा रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में है। तो खुद पर तो कार्य शून्य नहीं है, लेकिन उस बक्से पर किया गया कार्य शून्य है। अब आप कहेंगे ये ज़ीरो कैसे है। देखिए यहाँ पर ज़ीरो ये इस तरह से है, मैं जा तो ऐसे रही हूँ और मैं बक्से पर बल जो है वो ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इधर है और मेरा जो फोर्स है, जो मेरा बल है, वो ऊपर की तरफ है। तो एक एंगल बन गया कितना, 90 डिग्री का, कितना, 90 डिग्री का। और आपको पता होगा टिग्नोमेट्री में अगर आपने पढ़ा है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। और जब cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है और आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे एफ एस cos थीटा, और cos थीटा की जगह जब आप cos 90 रखेंगे और इसकी जगह आप ज़ीरो रखेंगे, तो पूरा का पूरा वर्क कितना हो जाएगा, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर यही बात लिखी है, यदि थीटा एंगल आपका 90 है तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और आपका जो वर्क है, जो कार्य है, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है, यदि जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपकी जो फोर्स लग रही है, वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में भी कोई कार्य नहीं होगा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन देयर इज नो वर्क। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, यदि कोई कूली अपने सिर पर बक्सा रखे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा है, इट मीन्स उसने उस बक्से पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि जो वो फोर्स लगा रहा है वो तो परपेंडिकुलर है और जा कैसे रहा है, वो सीधा, जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल बन गया है। और उस 90 डिग्री के केस में ही वर्क जो है, जो कार्य है, वो आपका ज़ीरो होगा। तो याद रखिए, जब डिस्प्लेसमेंट और वर्क एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उस केस में भी जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो आपका ज़ीरो होता है। तो ये सारा था आपका वर्क, मैंने बेसिक लेवल पर, इससे बाहर नहीं आएगा, ये अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। देखिए अब हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। देखिए आपने कोई कार्य किया, कोई वर्क किया, वो वर्क जितनी क्षमता के साथ आप कर रहे हैं, किस कैपेसिटी के साथ आप वो वर्क कर रहे हैं, वही आपकी एनर्जी है, वही आपकी ऊर्जा है। हम कहते हैं ना, यार तेरे अंदर तो बहुत एनर्जी है, तूने इतनी देर तक कार्य कर लिया। तो वो जो कार्य करने की क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है उस कार्य को करने की, वही क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। और याद रखेंगे कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा थी, वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिली, भोजन से मिली, फूड से मिली। वो फूड खा के आपकी बॉडी के अंदर जो फूड की एनर्जी थी वो आपके अंदर आ गई। अब आपकी एनर्जी जो है, जब आप उस बक्से को खिसकाएंगे, किसी बक्से को सपोज आपको खिसकाना है, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो है, जब आप कार्य कर रहे हैं उसमें चली गई, उस बक्से में चली गई। और उस बक्से में चले जाने से आप जितनी ऊर्जा वहाँ पर खर्च कर रहे हैं, उस कार्य करने पर आपकी बॉडी से जो ऊर्जा उस कार्य करने में खर्च हो रही है, वही क्षमता क्या है, आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो बस ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी एक ऑब्जेक्ट की टू डू वर्क इज एनर्जी। इसके एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जूल। और ये भी आपकी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इसके कुछ अदर यूनिट हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं। इसके कुछ और मात्रक होते हैं, क्या, किलोवोट आर, के डब्ल्यू एच। अगर आ जाए किलोवोट आर किसका मात्रक है, तो किलोवोट घंटा जो है वो आपका एनर्जी का ही मात्रक है। कैलोरी जो होता है वो भी एनर्जी का मात्रक है। और जो हॉर्स पावर होता है वो भी आपका क्या होता है, एनर्जी का ही एक मात्रक होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। देखिए, एनर्जी का जो यूनिट है वो भी जूल है और जो वर्क है उसका यूनिट भी जूल है, इसलिए दोनों को जूल बोला गया। 1 जूल कार्य करने में, सपोज़ मुझे वर्क करना है 1 जूल का, और उस 1 जूल के वर्क करने में मैंने जितनी एनर्जी खर्च करी, वही क्या होगी आपकी 1 जूल एनर्जी होगी, 1 जूल ऊर्जा होगी। 1 जूल कार्य करने में मैं अपनी बॉडी में से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, वही क्या होगी मेरी 1 जूल ऊर्जा होगी, 1 जूल एनर्जी होगी। एक बात और याद रखनी है कि 1 किलो जूल में आपके 1000 जूल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ये बात आपको याद रखनी है। अब एनर्जी में हम 2 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। एक होती है स्थिर ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा, और बार बार इन दोनों से ही रीट में जो है आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य करने से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी जनरेटेड बाय द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिक एनर्जी। जब हम अपने ऊपर ही कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने में हमारी जो एनर्जी है जनरेट होगी, क्योंकि एनर्जी सीधी सी बात है, जब हम खुद पर ही वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है हमारे वर्क में ही रिलीज़ होगी, है ना, उसी में ख़त्म होगी। तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब हम अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट अपने ही ऊपर वर्क करता है, और उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस ऑब्जेक्ट में से, वही क्या होती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये 2 का सम होती है। एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक स्थिर ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है, और इन दोनों का योग ही आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिसे हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है। बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैं साइकिल लेकर यहाँ पर खड़ी थी और अभी मैंने कोई वर्क नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट दूरी तय नहीं की। धीरे धीरे मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, तो मेरी साइकिल जो है मोशन में आ गई, गति में आ गई, और वहाँ पर मेरा वर्क होना भी शुरू हो गया, क्योंकि मैं फोर्स भी लगा रही हूँ और कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो वहाँ पर वर्क भी है, कार्य है। अब उस कार्य करने की क्षमता ही क्या थी, एनर्जी थी। तो वहाँ पर सीधी सी बात है, मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो वहाँ पर रिलीज़ होनी शुरू हो गई है, और वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है, साइकिल में। तभी जो है वो साइकिल चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं कार्य कर रही हूँ और कार्य करने से मेरी बॉडी की एनर्जी जो है उत्पन्न हो रही है, रिलीज़ हो रही है, जो उस मास में साइकिल में जा रही है और साइकिल चलती जा रही है। तो वही एनर्जी जो किसी मोशन में, मोशन करते हुए, गति करते हुए रिलीज़ होती है, प्रोड्यूस होती है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही आपकी गतिज ऊर्जा होती है। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो साइकिल मैं इसलिए ही चला पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी की एनर्जी उस साइकिल में ट्रांसफ़र कर दी है, उस मास में ट्रांसफ़र कर दी है, और चलते हुए वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मोशन में। तो वही जो एनर्जी मेरी बॉडी से रिलीज़ होकर साइकिल में जा रही है, तो वही जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वही आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जितनी ज़्यादा मैं साइकिल चलाऊँगी, जितनी तेज़ी से मैं साइकिल चलाऊँगी, मेरी बॉडी से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होकर उस साइकिल में जाती जाएगी और साइकिल तेज़ी से चलती चली जाएगी। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस मैं कवर करूँगी, जितनी ज़्यादा मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। और ये जो गतिज ऊर्जा है मेरी बॉडी से निकल कर किस में जा रही है, उस ऑब्जेक्ट में जा रही है, और उस ऑब्जेक्ट का कोई मास होगा। तो ये जो गतिज ऊर्जा है वो मास पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मैं एनर्जी मास को दूंगी, इस साइकिल को दूंगी, साइकिल का एक द्रव्यमान है, भार है, मास है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मेरी रिलीज़ होकर उस साइकिल में जाएगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, साइकिल दूर तक जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर होगी, गतिज ऊर्जा होगी। बंदूक चलने में उसकी नली से निकलने वाली गोली में इतनी शक्ति होती है कि वे सामने वाले की दीवार को भी भेज सकती है। इस उदाहरण में हमने गति प्रदान कर दी, किस गति प्राप्त कर कर हमने क्या करा, द्रव्यमान को ऊर्जा दे दी। हमने उस गोली में ऊर्जा डाल दी, और उस द्रव्यमान में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वही आपकी गतिज ऊर्जा है। जब मैंने साइकिल चलाई तो मेरी बॉडी की एनर्जी क्या हुआ, साइकिल में चली गई, और वही जो एनर्जी साइकिल में जा रही है, द्रव्यमान में जो गति के कारण ऊर्जा आ रही है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो साइकिल में एनर्जी आ रही है या बंदूक की गोली में एनर्जी आ रही है, जब मैंने बंदूक चलाई या साइकिल चलाई, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी आई उस साइकिल में, वही एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इन मास इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास, है ना, क्योंकि हम एनर्जी किस में दे रहे हैं, मास में, उस साइकिल में आ रही है, और साथ में डिपेंड कर रही है किस पर, वेग पर, वेलोसिटी पर, क्योंकि जितनी तेज़ी से, जितनी दूरी तक मैं साइकिल चलाती चली जाऊँगी उतनी ही ज़्यादा मेरी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ होकर उस साइकिल में जाती चली जाएगी और उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो है आपका मास, द्रव्यमान, और एक है वस्तु का वेग, वेलोसिटी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, और यहाँ से बहुत सी बातें अभी क्लियर होंगी। और याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मुझे फॉर्मूला पता चल गया हाफ mv²। अब अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मास दुगना है ना, मास को मैंने 2 टाइम कर दिया है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो भी दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है, अभी अगर मैं हाफ को हटा दूं तो वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास दुगना होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो मेरी दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। अब वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखिए, अगर वेग दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब देखिए, काइनेटिक एनर्जी, सपोज मेरी जो वेलोसिटी है वो 2 है, तो वेलोसिटी 2 रखूँगी और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर वेग दुगना करा जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो वो निकल कर आ रहा है 4, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मेरी 4 गुनी हो रही है। अब एक बात और समझिए, वस्तु की वेलोसिटी आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 हो जाएगी। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हम वेलोसिटी के स्क्वायर के टर्म में रखेंगे, वेलोसिटी कितनी कर दी गई, आधी कर दी गई, तो जब मैं आधे का स्क्वायर करूँगी तो वो कितना हो जाएगा, 1/4। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूले में स्क्वायर के साथ रख देंगे और जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी वही आंसर हो जाएगा। अगर वेग, वेलोसिटी मेरी आधी हो रही है तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगी। ये सारी बातें आपको इस फॉर्मूले से याद रखनी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मैंने अच्छे से समझा दिया। जब मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होकर उस ऑब्जेक्ट में जाएगी वही एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देखिए, अब हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थिर ऊर्जा क्या होती है, और ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो दोनों का योग होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो स्थिर ऊर्जा क्या है, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर लिखा है, ये सपोज एक व्यक्ति है, किसी बॉक्स पर बैठा है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है क्योंकि अभी कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100% है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही एनर्जी होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे शुरू में उसको उठाकर रखा गया होगा कहीं से, तो जब उसकी पोजीशन चेंज हुई होगी ना, तो उसमें एक एनर्जी ऑटोमेटिक आ गई होगी, और वो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो शुरू में ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100% है, क्योंकि वो कहीं से उठाकर कहीं रखा गया, जिसमें क्या हुआ, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एक स्थिर ऊर्जा उसके अंदर आ गई, तो वहाँ पर वो 100% है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ये बच्चा जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ नीचे आना शुरू करेगा, तो यहाँ मोशन आ गया, गति आ गई, और गति की वजह से यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी शुरू में, गतिज ऊर्जा जो 0 थी वो 50 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी शुरू में फुल थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और इस पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी तो 100 हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है ना, तो जब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, वेग बढ़ता चला जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। और फिर से जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी तो उस केस में उल्टा होगा, फिर से इस केस में पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब यहाँ से आप समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। देखिए, जब मैंने क्या करा, इस चीज़ से और समझ जाएंगे। एक तीर है ना, उसको जब हम धनुष में लगाते हैं तो हम उसे एक साथ खींच देते हैं। अब जब मैंने उसको एक साथ खींच दिया ना, तो उसमें एक ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी बहुत सारी, और वही एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी।
लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी तो उस केस में वो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप चाबी भरते हैं बच्चों के खिलौने में, तो आप चाबी भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक ऑटोमेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और फिर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी जैसे ही वो स्पीड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपको कोई गेंद फेंकनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने हाथ वो बहुत पीछे तक ले जाते हैं, और पीछे तक ले जाने में क्या करते हैं, आपने उसके साथ अपनी पोजीशन चेंज की, और उस पोजीशन को चेंज करने में उसके अंदर एक स्थिर ऊर्जा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और फिर आपको उसको फेंकते हैं। तो क्या होता है, वही जो खींचने में पीछे को आपने एक साथ जो एनर्जी इकट्ठी की वही आपकी स्थिर ऊर्जा है। तो जब पोजीशन में हम चेंज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर सोथ ही जैसे जैसे कार्य होता चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को ही हम स्थिर ऊर्जा बोलते हैं। द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और डिफॉर्म्ड स्टेट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने से, मतलब किसी वस्तु की पोजीशन चेंज करने में या उसके आकार की वजह से, किसी भी वजह से उसके अंदर जो ऑटोमेटिक पहले से एनर्जी है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा है, और वो एक साथ ही संग्रहित रहती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने पीछे खींचा अपने हाथ को तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी फूट फूट के भर गई, और जैसे ही आप उसको फेंकेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होती चली जाएगी। जैसे आप छत पर पत्थर रखकर ऊपर जा रहे हैं तो पत्थर तो अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन आप ऊपर जाते जा रहे हैं ना, तो पत्थर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो स्टोर है, ठीक है। अब जब आप पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं ना तो वो नीचे आ जाता है। वो किसकी वजह से आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें शुरू में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती चली गई। तो जो एक साथ वाली ऊर्जा है, जो एक साथ वाली एनर्जी शुरू में होती है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आ गया होगा पोटेंशियल क्या है और काइनेटिक क्या है। अब देखिए ज़मीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होती है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एन बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग इट टू हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे किताब है, किताब को मेरी टेबल पर रखी थी, उसको मैं ग्रेविटी क्योंकि ऊपर से नीचे काम करती है ना, पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे है। अब मैं कार्य ऊपर कर रही हूँ, नीचे से ऊपर कर रही हूँ, पुस्तक को जो टेबल पर रखी है उसको ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही हूँ। और उस ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने से क्या होगा, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर आ रही है वही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे देखेंगे आप बुक को ऊपर लेकर जाएंगे तो बुक में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब उसको छोड़ेंगे वो तुरंत नीचे आ जाएगी, है ना। तो वो जो ले जाने में उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ग्रेविटी के विरुद्ध जाने में वही आपकी गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए यहाँ पर भी ये, फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन मैं जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गई तो फिर से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और फिर से जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जाएंगे तो उस समय में जो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, स्थिर ऊर्जा जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है वही आपकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस केस में उसका जो मान है वो कितना होता है, mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करेंगे उस केस में कितनी होती है, mgh। ये फॉर्मूला होता है, एग्जाम में न्यूमेरिक पूछ सकता है। मास आपको दे देगा, द्रव्यमान आपको दे देगा, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल जो एसिलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो कितना होता है, वो आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू फिक्स है, आप याद रखेंगे। ग्रेविटेशनल त्वरण गुरुत्वाकर्षण एसिलरेशन जो होता है, यहाँ पर लिखा भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं देगा तो आप यही वैल्यू रखेंगे। और जो हाइट, जैसे मैंने बॉल या नीचे से, जैसे मैंने पुस्तक अपनी नीचे से ऊपर लेकर गई बुक, तो उस समय जितनी हाइट तक मैं वो पुस्तक ले गई तो वो हाइट, तो उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उस बुक के अंदर आ जाएगी। तो समझ में आ गया पोटेंशियल क्या है और काइनेटिक क्या है। काइनेटिक एनर्जी तो चलने के साथ आ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है,
उस केस में चाहे उसने मोशन किया है या नहीं किया है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है, और जो स्पीड के साथ क्या होती है फिर कम होती चली जाती है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है या ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के साथ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन है जो हम देखेंगे मोमेंटम और आपका गतिज ऊर्जा के बीच में, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस फॉर्मूले को हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंटम संवेग क्या होता है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था, जहाँ मैंने गति का दूसरा नियम पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, वहाँ पर हमने मोमेंटम संवेग पढ़ा था। वो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू वेग। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला था हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें ऊपर नीचे m से गुणा कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करने में होगा क्या, ये ऊपर तो m का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे खाली m रहेगा। अब मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ एम वी पूरे का स्क्वायर, तो वही चीज़ इन्होंने कर दी, इस पूरे को एम वी का स्क्वायर बोल दिया, और नीचे तो आपका 2m हो गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई की थी m की ऊपर नीचे, तो नीचे 2m हो गया, ऊपर m का स्क्वायर भी हो गया, v का स्क्वायर तो पहले से ही होता है, तो कुल मिलाकर एम वी का स्क्वायर। और एम वी की वैल्यू मुझे पता है, वही क्या होता है, हमारा संवेग होता है, मोमेंटम होता है, तो इस एम वी की जगह मैं क्या रख दूंगी, p रख दूंगी, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन m या 2m। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है और संवेग है, उसके बीच में एक रिलेशन बनकर आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो संवेग है उसका वर्ग होती है, और नीचे क्या हो जाएगा 2m। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन सीधा सा ये बनेगा, अगर मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल वही वेलोसिटी की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर है। सपोज आपके मोमेंटम की वैल्यू दुगनी है, 2 है, और 2 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन रीट में बना भी था कि अगर मोमेंटम दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो मोमेंटम दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम उसको रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम संवेग के बीच में। अब देखिए आगे देखते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि मेरी बॉडी से एनर्जी रिलीज हुई, साइकिल में गई, साइकिल से फिर वो ज़मीन में चली गई, मतलब इस तरह से एनर्जी जो है ना सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी है। ऊर्जा ना तो निर्माण होती है और ना ही कभी उसका विनाश होता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, और जब कभी एक रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है तो दूसरे रूप में समान मात्रा में जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। इसलिए ब्रह्मांड में जो कुल ऊर्जा है वो नियत बनी रहती है। कहने का मतलब देखिए, जब मेरी बॉडी से जो एनर्जी निकली थी साइकिल चलाने में, तो वो साइकिल में चली गई, तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रही, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी साइकिल ने गेन कर ली। तो बस यही बात याद रखनी है, ये लॉ यही कहता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल एनर्जी का वो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, क्योंकि जो मैंने एनर्जी शुरू में रिलीज़ करी और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने गेन की तो वो बराबर होगी, जिसकी वजह से जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगी। इन अनदर वर्ड में अगर मैं कहूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक से दूसरी अवस्था में बदल जाती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे लकड़ी का जलना, जब एक लकड़ी को हम जलाते हैं तो वो ठोस अवस्था में सॉलिड में होती है, लेकिन जब हम उसे जला देते हैं तो वो राख में बदल जाती है, ऐश में बदल जाती है। और इसी जलने में क्या हुआ, जो लकड़ी की एनर्जी थी जो ठोस स्टेज में आपकी वुड की एनर्जी थी सॉलिड स्टेट में, वो कन्वर्ट हो गई किस में, ऐश में। तो जो ऊर्जा आपकी सॉलिड में थी वो अब आपकी राख में बदल गई। तो यहाँ पर एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ। सेम ऐसे ही आग से खाना पकाना या कुछ और काम कर रहा, जब आप खाना पका रहे हैं तो उस समय जो गैस की एनर्जी है वो आपके खाने में चली जाएगी। तो जो एनर्जी थी गैस की वो खाने में चली गई, और फिर वो खाने में आ गई, खाना आपने खा लिया तो वो आप में आ गई, आपने साइकिल चला ली तो वो साइकिल में चली गई। इस तरह से ही कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन
कि कुछ उपकरण हैं जो आपको याद रखने, जैसे डायनामो है। डायनामो क्या करता है, जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो डायनामो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का योग होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि डायनामो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोफोन क्या करता है, जो साउंड एनर्जी होती है उसको आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी आई वो आपके बोलने में, जब बोलेंगे तो लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलेगी, तो वो आपकी साउंड एनर्जी में हो गई। सेम ऐसे ही जो सोलर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना। बैटरी जो होती है वो क्या करती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से ये आप याद रखेंगे, स्नैपशॉट खींच लेंगे कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि डायनामो क्या करता है, डायनामो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है ना। ये पूछ लेगा बैटरी किसको करती है, बैटरी जो है केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि बैटरी में रिएक्शन होती है और रिएक्शन से बल्ब जल जाता है। तो रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक केमिकल एनर्जी थी वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहाँ कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सबसे लास्ट में अब हम देखेंगे पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है। अब देखिए, मैंने कार्य किया, कार्य करने की क्षमता जो थी वो मेरी एनर्जी थी। जब मेरे कार्य करने की एक निश्चित क्षमता होगी कि इतने समय में मैं इतना ही कार्य कर सकती हूँ, कि मतलब 10 मिनट में मैं बस इतना ही वर्क करूँगी, तो वो मेरी पावर होगी, वो मेरी शक्ति होगी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कि कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में सिर्फ कितना वर्क करेगा, वही उसकी पावर है, वही उसकी शक्ति है। और ये भी आपकी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट इज कॉल्ड पावर। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निश्चित समय में, हमेशा वो उतने समय में उतना ही कार्य करेगी, वही उसकी पावर होगी, शक्ति होगी। जैसे हम बल्ब बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, तो वो उसकी उतनी ही शक्ति है, वो उतनी ही शक्ति करेगा, उतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो याद रखिए, जो पावर होती है वो एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और कितनी क्षमता है, कितने समय में करने की जो क्षमता है किसी ऑब्जेक्ट की, कार्य करने की कितने समय में क्षमता है, वही आपकी पावर होती है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क आप कितने समय में कर रहे हैं, वही आपकी पावर है। तो फॉर्मूला भी वही होगा, वर्क अपॉन टाइम। पी यहाँ पर हम पावर को बोलेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर किया गया कार्य वर्क है, और टी क्या है, कार्य करने में जो समय लगा, टाइम लगा। देखिए, इसके अलावा जब कार्य होता है तो उसमें कार्य के बराबर मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है ना, सीधी सी बात है। जब मैं वर्क कर रही हूँ तो जो एनर्जी है वो सीधी सी बात है वो भी खर्च होगी। इसलिए जो शक्ति है, पावर को हम ऊर्जा की खपत या उपयोग करने की दर के रूप में भी परिभाषित करते हैं। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कार्य करने में, वह भी क्या होगा, वह भी आपका पावर होगा, क्योंकि कार्य करने में एनर्जी खर्च हो रही है और जितना कार्य उतनी एनर्जी खर्च। तो वो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो भी क्या होता है, याद रखना, वो भी एक पावर होता है। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा शक्ति का, पावर का, ऊर्जा खपत, कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, कितने समय में ऊर्जा की खपत हो रही है, तो वो भी आपका पावर होगा। एनर्जी कंजप्शन, कितने टाइम में हो रहा है, क्योंकि वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और वही एनर्जी कंजम्पशन भी क्या है, टाइम के साथ आपका पावर ही कहलाता है। और यहाँ पर बोल भी दिया है, टी क्या है, ऊर्जा खपत होने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंज्यूम एनर्जी। अब हम देखेंगे कि जो हमारी शक्ति है, जो पावर है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो जो शक्ति है, पावर है, उसका एसआई यूनिट होता है आपका वाट। और एक वाट क्या होगा, एक शक्ति किसके बराबर होगी, एक वाट किसके बराबर होगी, जब मैं 1 जूल कार्य 1 सेकंड में करूँगी तो वही मेरा 1 वाट के बराबर होगा। क्योंकि पावर, शक्ति क्या थी, जब मैं निश्चित कार्य निश्चित समय में कर रही हूँ, तो जब मैं कोई कार्य एक फिक्स समय में करती हूँ तो वही मेरी शक्ति है, वही मेरी पावर है। और जब मैं 1 जूल का कार्य, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जब मैं 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में करूँगी तो वही मेरी कितनी शक्ति होगी, वही शक्ति मेरी 1 वाट के बराबर होगी। तो मेरी पावर वहाँ पर 1 वाट होगी। 1 वाट किसी उपकरण की वह शक्ति है, वह पावर है जिसके कारण वह 1 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है। इफ़ एन एजेंट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड, हिज पावर इज सेड टू बी 1 वाट। उस समय उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी।
1 वॉट आपके 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा, सीधी सी बात है ना। और याद रखेंगे जो वाट होती है वो पावर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और किलो वॉट और मेगा वाट जो होती हैं वो इसकी बिगेस्ट यूनिट होती हैं। 1 किलो वॉट में 1000 वाट होते हैं 10⁻³ और 1 मेगा वाट में आपके 10⁻6 वाट होते हैं। उसके अलावा एक और होता है शक्ति का मात्रक, जो होता है आपका क्या, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। याद रखेंगे शक्ति का एक और यूनिट होता है जो 746 वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर लगभग किसके बराबर होगा, 1 हॉर्स पावर अगर मैं वाट में बात कर रही हूँ तो 746 वाट के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं किलो वाट में बात कर रही हूँ तो 1000 से हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पॉइंट आ जाएगा और लगभग ये 0.75 के बराबर हो जाएगा। तो 1 हॉर्स पावर अगर किलो वाट में पूछे तो 0.75 और नॉर्मली वाट में पूछे तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अब अगर 1 किलो वाट पूछ ले कितने के बराबर होता है, तो वो 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है। अभी तक मैं आपको क्या बता रही थी, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। अब पूछ रहा है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो वो आपका 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है। फिर आगे यहाँ पर एक बात और लिखी है लास्ट में, 1 किलो वाट घंटा, या पहले पढ़ते हैं 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है। देखिए 1 वाट घंटा, तो वाट तो सही लिखा है ना, तो घंटा जो है लेकिन वो सेकंड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मात्रक जो है वो सेकंड में जाता है। अब घंटे को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे 60 × 60 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही इन्होंने यहाँ पर किया है ना। तो ये कितना आ गया निकल कर, मेरा 3600 जूल आ गया। तो 1 वाट घंटा जो है वो आपका 3600 जूल के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये 3600 जूल हो गया, ठीक है। और वाट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर सेकंड, और आर का क्या हो जाएगा, उसे सेकंड में कर लिया, जिसकी वजह से सेकंड से कट गया और खाली बचेगा क्या, जूल। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर हो गया। अब 1 किलो वाट घंटा कितने के बराबर होगा, इस केस में किलो वाट को भी वाट में कन्वर्ट करना होगा पहले, तो वो पहले 1000 वाट हो जाएगा। और घंटे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करा तो वो आपका 3600 सेकंड हो गया। और जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई की, वाट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और यहाँ पर टाइम भी सेकंड में है तो ये सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो आप निकाल भी सकते हैं अगर याद ना रहे, तो वो आपका 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ये सब मुझे पढ़ाना था। लास्ट में एक बात और समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ना आपके रीट में, वो ये आया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब एक लोलक घूम रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। अब देखिए लोलक स्थिर अवस्था में था तो इस समय काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है और पोटेंशियल भी ज़ीरो है। पहले वो ऐसे गया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर ली बहुत सारी, ठीक है, उससे ऊपर तो नहीं गया, तो जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पर ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर वो उतनी ही स्पीड से नीचे आ जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फिर आते आते पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा है और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर गेन हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट कहाँ होगी, इसकी मैक्सिमम दूरी पर, कि जितनी दूरी लोलक जो पेंडुलम है वो दूरी जितनी मैक्सिमम दूरी पर जा रहा है वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थिर ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद वो नीचे आ रहा है। तो स्थिर ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम इसलिए तो अटेन करते हैं, जितना हम उसको पीछे तक लेके जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना। तो वो स्थिर ऊर्जा जो है वो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, जितना वो जो पेंडुलम है आपका जाएगा वो यहाँ से क्लियर आप कर लेंगे उसको। मैंने अच्छे से सब आपको ये जो है समझा दिया है। लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।